वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी ROARO PCS BEO 2024 के लिए। जो GS का सेगमेंट है उसमें किस तरीके के सवाल आयोग पूछता है, किस तरीके के सवाल आते हैं, उसको हम यहाँ डेली डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को देखिए, 2-4 मिनट 5 मिनट देखिए, आपको वीडियो की क्वालिटी समझ में आएगी। कंटेंट हमारा आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ आपको अगर पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल से जुड़िए और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए मैं सीधे शुरू करता हूँ। ये जो हमारा सेट रहेगा ये रहेगा सेट नंबर 4। इससे पहले मैं 3 सेट ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें BEO PCS GS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, GS प्रैक्टिस सेट की, उसको जाके फॉलो करिए। उसमें मैंने 275 के आसपास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के लगवाए हैं और अब जो है हम हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है, आप बस इसके साथ जुड़ जाइए आज ही, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? सवाल आपके सामने है। ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे जो आपको पढ़े हुए लग रहे होंगे, बिल्कुल लगने भी चाहिए क्योंकि कोई अलग से चीज़ नहीं है, वही है सब। कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार? चलिए आंसर करते हैं इसका। फिलहाल जो इसका आंसर है साथियों वो है दारोगा, और दारोगा की सही वर्तनी यही है, दारोगा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, ये सही है। अगर आप लोग लिखते हो दरोगा तो ये गलत है, याद रखना, ये सही है, ठीक। तो कंपनी में जो शानो शौकत का स्थानीय, जो कंपनी बहादुर होते थे, जो कंपनी के अधिकारी होते थे, उनकी जो शानो शौकत का प्रमुख अधिकारी होता था वही कहलाता था दरोगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी ऐसे शब्द प्रचलन में हैं जो शायद आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। जैसे एक शब्द आता है हमारे यहाँ पर पश्चिमी यूपी में बहुत चलता है, लंबरदार। साथियों अगर मैं इस शब्द की बात करूँ, लंबरदार की बात करूँ, तो अगर आप पश्चिमी यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, या यूपी का वो हिस्सा जो हरियाणा राजस्थान से टच होता है, तो आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा। लंबरदार बहुत जगह गांव-गांव में आपको लंबरदार मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं लंबरदार कौन होता है? तो मैं आपको बताता हूं। लंबरदार होता था कंपनी के राज में गांव स्तर पर कर वसूलने वाला अधिकारी। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ग्रामीण स्तर पर कर वसूलने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करी, है ना। इस अधिकारी को उन्होंने नाम दिया लंबरदार। ये लंबरदार क्या करता था? ये लंबरदार ग्रामीण स्तर पर लोगों से कर को इकट्ठा करता था और कंपनी तक पहुंचा देता था, इसी को कहा जाता था लंबरदार। तो आपके गांव में अगर कोई लंबरदार है तो आप मुझे बताइएगा कि क्या उन्हें लंबरदार का वास्तविक अर्थ पता है। चलो, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आज भी प्रयोग में है। हो सकता है अगली बार पेपर में आपसे लंबरदार पूछ ले, तो लंबरदार कौन है, जैसे अभी दरोगा पूछ लिया वैसे लंबरदार पूछ सकता है। याद रखना लंबरदार कौन है। अगला प्रश्न हिंदी से, लेकिन पेपर में पूछा गया है तो हम इसे देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय, बताना है आपको इसका आंसर। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही शानदार रचना है जो मेरी व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे, मैंने उसको पढ़ा भी है, वो है रश्मि रथी।
बहुत ही शानदार रचना है। अगर कभी आपको मौका मिले जीवन में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे जीवन में, कभी आपको मौका मिले तो एक बार इस रश्मि रथी का अध्ययन आप जरूर करना। आनंद ना आ जाए इसके शब्दों को सुन करके, इसके शब्दों को पढ़ करके, तो आप मुझसे कहिएगा। वाकई में रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही शानदार कवि हैं। आप इसे पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, और आपको सही मिलान करना है। एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, और आपको सही मिलान करना है। देखो, ये है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल अफगान युद्ध। 4 युद्ध हैं। कॉमनली यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वो युद्ध हैं। चलो, तो साथियों, दूसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है 1780 से 1784 के बीच। ठीक है। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है 1770 से 1754, मतलब 1750 से 1754 के बीच में। दूसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है 1803 और 1805 के बीच में। और अंतिम जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये हुआ है 1878 से 1880 के। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं, उम्मीद करूँगा आप इसका आंसर करें। सारागढ़ी का युद्ध किस अफगान युद्ध में लड़ा गया? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सारागढ़ी का युद्ध, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी केसरिया करके, है ना, बहुत ही फेमस, मतलब पिक्चर तो शायद इतनी हिट नहीं हुई, बट उसका गाना जो है वो काफ़ी फेमस हुआ, है ना। तो उसमें जो बैटल ऑफ सारागढ़ी दिखाया गया है वो वही है। और आप मुझे बताइए कि बैटल ऑफ सारागढ़ी किस अफगान युद्ध में, किस आंग्ल अफगान युद्ध में लड़ा गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं जानना चाहता हूं कितने लोग इसका जवाब जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न घटनाओं पर विचार करिए और बताइए, इन्हें क्रम से लगाइए। कर्नल वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। चलो भाई, देखो भाई, अगर हम वायली की हत्या की बात करें तो कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या की गई थी मदन लाल धींगरा के द्वारा वर्ष 1909 में। वर्ष 1909 में मदन लाल धींगरा की बात करूं तो मदन लाल धींगरा जुड़े हुए थे इंडिया हाउस से, और इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन था इंग्लैंड में। ठीक है, इंडिया हाउस से ही जुड़े हुए क्रांतिकारी और भी थे, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये इंडिया हाउस जो है, ये एक लंदन में एक हॉस्टल था जो भारतीयों से जुड़ा हुआ था। बाद में ये क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। इसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा ने क्या किया? कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। लंदन में सीधे चेहरे पे गोली मारकर इनको उड़ा दिया। बाद में इनको अरेस्ट किया गया और इनको फांसी की सजा दी गई वर्ष 1909 में। खुदीराम बोस की हम बात करें साथियों, तो खुदीराम बोस जो है, ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी हैं जिन्हें फांसी पर लटकाया गया। इनको मृत्यु दंड दिया गया 1908 में। याद रखना, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र के शहीद हम इन्हें कह सकते हैं। जब इन्हें फांसी दी गई उस समय इनकी उम्र लगभग 16.5 साल थी। 16.5 साल, बहुत कम एज होती है ये। मैं इनका फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि ये वाकई में सम्मान के काबिल है। तो इनका फ़ोटो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए, इनको आप देखिए कि ये व्यक्ति कौन था। चलिए, खुदीराम बोस की बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा जिसको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। चलिए देखते हैं भाई। ठीक है, ये देखो भाई, ये जो इमेज, अभी मैं इसको जूम करूंगा तो आपको दिखाई देगी। ये जो इमेज है भाई, ये है खुदीराम बोस की। ठीक है, देख रहे हैं आपको, ये है खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस को मात्र 16.5 या 17 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। नियम यह है कि 18 साल से कम के किसी व्यक्ति को कभी फांसी नहीं दी जाती है।
लेकिन अंग्रेज भारतीयों को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, इसीलिए वह किसी भी नियम का पालन नहीं करते थे। बड़े पैमाने पे उन्होंने क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया। उनमें एक सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी के तौर पे शहीद हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने क्या किया था? खुदीराम बोस ने जो है कैनेडी की हत्या का प्रयास किया था। एक जज कैनेडी की हत्या का प्रयास किया, लेकिन कैनेडी उसमें बच गया और इसके बाद इन्हें अरेस्ट किया गया और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो मानना पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे लोग हमारे इतिहास में हुए हैं, इन्हीं की वजह से ही तो हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें, इसको देखिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का संपादन कब किया गया है? तो केसरी का जो संपादन है ये प्रारंभ हुआ है 1881 में, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर निकाले हैं, केसरी और मराठा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति हैं साथियों जिन्हें पत्रकारिता करने के कारण जेल हुई। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पत्रकारिता की वजह से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, पूना में इनको जेल में रखा गया। इसके अलावा इनको मांडले जेल में भी रखा गया और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना करी। बाल गंगाधर तिलक ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ठीक, तो ये 1881 में। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल न्यूज़पेपर कब आया है? तो ये न्यूज़पेपर आया है साथियों 1912 में। तो अब इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहली घटना कौन सी हो जाएगी? अब तो आसान हो गया ये। ठीक है, सबसे पहली घटना होगी 1881 वाली, यानी पहले नंबर पे आएगा तीसरा। 1881 के बाद 1908 दूसरे नंबर पे खुदीराम बोस, तीसरे नंबर पे मदन लाल धींगरा और चौथे नंबर पे अबुल कलाम आज़ाद, यानी 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? अब ये सवाल देखो आयोग ने पूछा है और मेरे हिसाब से ऐसे सवाल को छोड़ देना चाहिए पेपर में, क्योंकि इस सवाल का आप कभी भी सही जवाब नहीं लगा पाओगे। आयोग ने पूछा है, आयोग ही जानता है, विद्यार्थियों के बस की बात नहीं है कि आप इसे कर पाओ, सीधी बात है। क्योंकि ये डेटा आपको ना तो किसी बुक में मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। हो सकता है आप इस सवाल को इंटरनेट पर भी ना ढूंढ पाओ, अब तो मिल जाएगा क्योंकि पेपर में आ गया, तो अब तो हो सकता है किसी ने इसी को कॉपी करके डाल दिया हो, लेकिन एक्चुअल में जो इसका डेटा है वो आप कभी फाइंड नहीं कर पाओगे कि ब्रिटिश सरकार भारत में सैन्य बल का कितना % खर्च करती थी, मतलब सेना पर कितना खर्च करती थी। तो आयोग ने पूछा है, आयोग ही जानता है, इस प्रकार के सवाल का जवाब आयोग ही दे सकता है। और आयोग ने ऐसा माना है कि जो ब्रिटिश शासन था वो केंद्रीय राजस्व का 40% जो है सेना पर, मिलिट्री पर खर्च करता था। तो हमें मानना पड़ेगा भैया यही सही है, आंसर इसका 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न जो है एनिशिएंट इंडिया से है। एक कथन है, दूसरा कारण है और आपको व्याख्या करनी है। चलिए देखिए, कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इस वजह से ये लोग चले गए, ये कह रहा है। ठीक, अब देखो इसको जरा। विंध्य क्षेत्र में देखिए, भारत में अगर हम देखें, भारत में जो पहला आदिमानव जिस जगह पर आया वो विंध्य क्षेत्र में ही आया, ध्यान रखना। विंध्य क्षेत्र में ही पहला आदिवासी कंकाल हमें प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, वो जगह है हथनौरा। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में ही हथनौरा से पहला मानवकृत कंकाल मिला, हथनौरा। ठीक है, नर्मदा घाटी से हथनौरा से ही पहला हमें मानव का सर जो है मिला, हड्डी मिली, मानवीकृत आदि मानव की। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण ये लोग गंगा घाटी में चले गए, इसकी संभावना बिल्कुल है। ठीक है, ये बात सच है कि इस समय पर बड़े पैमाने पे जो है जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, चीज़ें बदल रही थी, इस वजह से
विंध्य के क्षेत्र में जब सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब यहाँ के आदिवासियों ने तय किया कि अब इस क्षेत्र को छोड़ करके हमें किसी अन्य उपजाऊ क्षेत्र में चले जाना चाहिए, और विंध्य के समीप जो उपजाऊ क्षेत्र है वो है अपनी गंगा घाटी। इस वजह से ये लोग गंगा घाटी में चले गए। यानी इसका कथन और कारण दोनों ही सही है, कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न तीर्थंकरों पर विचार करिए और इन्हें क्रम से सजाइए। ठीक है, चलिए इन्हें क्रम से हमें लगाना है। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पदम प्रभु। पहले इसका आंसर कर देता हूं, फिर इनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा, यहीं पे निकाल दूंगा, आप लोग देख लेना। देखो, पहले नंबर पे आएंगे, देखिए पहले नंबर पे आएंगे यहां पर अभिनंदन नाथ, दूसरे नंबर पे आएंगे पदम प्रभु, तीसरे नंबर पे आएंगे विमलनाथ, और चौथे नंबर पे आएंगे, सॉरी हाँ सही है, चौथे नंबर पे आएंगे मुनि सुब्रतनाथ, यानी ऑप्शन ए। अब मैं इसकी लिस्ट निकाल देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको जो है सहूलियत हो जाए। चलिए प्रयास करता हूं, मिल जाता है भाई, मिल जाएगी तो बिल्कुल आपको दे दूंगा मैं। चलिए ओके, तो विकिपीडिया से जो है हम ये सूची निकाल लेते हैं और इस सूची के माध्यम से आप देख सकते हो। जो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रही हो। चेक कर लेता हूँ एक बार, आपको दिख रहा है कि नहीं। शायद बेहतर नहीं दिख रहा है। चलिए निकाल लेता हूँ मैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक निकाल लूँगा, बाकी अलग अलग से निकाल दूँगा। चलिए पहले तो ये आप देख लो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखे, बाकी और भी निकाल दूंगा मैं। 14 की लिस्ट ये है, देखो भाई। सबसे पहले है हमारे पास, ये नाम आपको नहीं दिख रहे होंगे, चलिए थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, इसमें कुछ हो जाए तो। कुछ चेंज हो सकता है क्या? चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन जी, पांचवें हैं सुमतिनाथ, छठे हैं पदम प्रभु जी, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंदा प्रभु जी, नौवें हैं सुविधनाथ, 10वें हैं शीतलनाथ जी, 11 है श्रेयांसनाथ, 12 है वासुपूज्य जी, 13 है विमलनाथ, चौथा है अनंतनाथ। ठीक है, इस तरीके से टोटल 24 है। आप लोग देख लेना, इस पे यार प्रॉपर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिस्ट ही हटा देता हूँ, आपके काम की नहीं है ये। ठीक है, चलिए आप लोग इसको खुद ही चेक करिएगा, इसमें बेहतर ढंग से आपको दिख नहीं रहा है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। यही है, ये देखो, ये अच्छा सवाल है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ये क्या है? ये है हमारे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती है। चलिए पहला है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है, बिल्कुल सही है। अशमक महाजनपद की राजधानी पोतना और पाटिल है, मतलब पोटिल है, ये भी सही है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, ये भी सही है। लेकिन साथियों, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी नहीं है।
शूरसेन महाजनपद की राजधानी है मैथोरा, और मैथोरा को आज के समय में कहा जाता है मथुरा। तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मथुरा, जहाँ से मैं आता हूँ, ब्रज क्षेत्र, ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, मथुरा या मैथोरा का उल्लेख जो है वो मैगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भी किया है। मैगस्थनीज अपनी बुक इंडिका में लिखता है कि शूरसेन महाजनपद के लोग, शूरसेन मतलब मथुरा, शूरसेन महाजनपद के लोग एक विशिष्ट देवता जो कि गाय भैंस चराता है, ग्वाला है, उसकी पूजा करते हैं, और उसने इस गाय भैंस चराने वाले देवता का नाम लिया हेराक्लीज। उसने कहा मैथोरा जनपद के लोग हेराक्लीज की पूजा करते हैं, हेराक्लीज की उपासना करते हैं। और ये हेराक्लीज कौन है? गाय भैंस चराने वाला देवता है, और शूरसेन महाजनपद के लोग इसकी पूजा करते हैं। मतलब इंडिका में प्रॉपर भगवान कृष्ण का उल्लेख है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैगस्थनीज इतनी बात मौर्य काल की बात लिख रहा है, यानी निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का इतिहास इससे भी पुराना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीधे सीधे आंसर करेंगे इसका हम। किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल राजा कुलोत्तुंग फर्स्ट और कश्मीरी राजा जयसिंह। डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे हम सीधे सीधे बिना किसी समस्या के। इसका जो आंसर है साथियों वो है चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता, मतलब पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनारस यानी काशी के क्षेत्र में भेजा था। तो महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे? एक तो यार बाइक वाले मेरी ज़िंदगी बहुत हराम करे हैं यार, अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं नहीं, इतनी बुरी तरह से ब्रेक लगाते हैं मेरी कोचिंग के जस्ट सामने ही, मेरी जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वहीं इसके सामने ही, कि सारा साउंड मेरे वीडियो में ले आते हैं। इनका बस चले तो अपनी मोटरसाइकिल मेरे कैमरे के भीतर घुसा लाएँ, यहाँ स्टूडियो में घुसा लाएँ और बिल्कुल मेरे छाती पे चढ़ा लें। चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, भारत स्वतंत्र देश है भाई। आंसर करेंगे इसका 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे किस शासक ने? राजा राज, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और जय सिंह, ये आपको बताना है। चलिए इसका अगर हम आंसर करें साथियों तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, हाँ। एक में दक्षिण से एक और जुड़ा हुआ प्रमुख सवाल है कि किसको या किस राजवंश के राजाओं ने बंगाल की खाड़ी को अपना, इस तरीके से नहीं है, मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें, मतलब सवाल कुछ इस तरीके से है कि वह कौन सा राजवंश था जिसने बंगाल की खाड़ी को अपनी झील के रूप में इस्तेमाल किया, जिसने कहा कि बंगाल की खाड़ी तो हमारी झील की तरह है, मतलब बंगाल की खाड़ी पर हमारा कब्जा है। तो इस तरीके से सवाल बनता है ना, कि किसको चोलों की झील कहा जाता है, तो फिर इसका जवाब जो है बंगाल की खाड़ी निकल के आता है। इस तरीके से सवाल है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें, तो ये है चोलों की झील, बंगाल की खाड़ी, इस तरीके से आंसर इसका मतलब सवाल बनता है। आप लोग थोड़ा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्न में से किस राजा के विरुद्ध था, यह आपको बताना है साथियों। शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करूं तो शेरशाह सूरी ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आप इनको याद रखना।
पहला उसने लड़ा चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं के विरुद्ध। फिर उसने अगला युद्ध लड़ा कन्नौज का युद्ध, या जिसे बिलराम का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लड़ा उसने 1540 में। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद ही हुमायूं को 15 वर्षों के लिए भारत से बाहर होना पड़ा। उसको भारत की राजनीति से 15 सालों के लिए हुमायूं ने बाहर खदेड़ दिया। और जब बाद में मृत्यु हो गई हुमायूं की, मतलब जब बाद में मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी की, तब जाकर के हुमायूं को मौका मिला कि दोबारा यहाँ पर अपनी गद्दी को आजमाए, अपने भाग्य को आजमाए। एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे ये जो पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी ने अंतिम अभियान कब किया, तो उसका आंसर है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध जो उसने किया है 1545 में। कलिंजर जो है बुंदेलखंड का इलाका है और यहाँ के इस समय राजा होते थे राजा कीरत सिंह। राजा कीरत सिंह। तो राजा कीरत सिंह के विरुद्ध 1545 में, 1545 नहीं, आप इसको करिए 1544। 1544 में साथियों राजा कीरत सिंह के विरुद्ध कलिंजर का युद्ध किया शेरशाह सूरी ने। साथियों, कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी ने लगभग 6 महीने तक इस कलिंजर के किले को घेर के रखा, लेकिन ये किला इतना मजबूत था कि ये टूट ही नहीं रहा था। अंत में शेरशाह सूरी ने तय किया कि वह तोप के माध्यम से इसको उड़ा डालेगा। और उसने क्या किया, उसने बहुत ऊंचा एक टावर तैयार करवाया। उस टावर से किले के अंदर तक देखा जा सकता था, इतना ऊंचा टावर था। उस टावर पर खड़े होकर शेरशाह सूरी ने आदेश दिया कि इस किले पर हमला कर दिया जाए। कुछ तोप के गोले जब किले पर दागे गए तो उनमें से एक तोप का गोला किले की दीवार से टकरा करके वापस टावर की तरफ आया और वहाँ पर जो गोला बारूद रखा था उसमें आग लग गई। और इस वजह से, उस आग कांड की वजह से, इस अग्निकांड की वजह से बुरी तरह से शेरशाह सूरी झुलस गया और तोप का गोला फटने के कारण लगभग इसी युद्ध के मैदान में वह अधमरा हो गया और इसी के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है इसकी मृत्यु में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके पास एक शापित हीरा का होना था, जिसे कहा जाता है कोहिनूर। कोहिनूर हीरा साथियों, जिस व्यक्ति के पास रहा वो व्यक्ति अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हुए, इसीलिए कोहिनूर हीरा को शापित हीरा कहा जाता है। आज के समय में भी इंग्लैंड की रानी के मुकुट में ये हीरा लगा हुआ है, इंग्लैंड में रखा हुआ है टावर ऑफ लंदन में। लेकिन इंग्लैंड की रानी भी इसको अपने मुकुट पर धारण नहीं करती है, क्योंकि वो जानती हैं कि ये हीरा शापित है, जिसके पास भी ये हीरा जाएगा उसकी अकाल मृत्यु तय है। एग्जाम्पल है हमारे पास शेरशाह सूरी, ठीक। और शेरशाह सूरी नहीं, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है जिनके पास ये हीरा रहा, वो सब अकाल मृत्यु मरे। हुमायूं के पास ये हीरा था, वो भी अकाल मृत्यु मरा, सीढ़ियों से गिर करके मर गया, ठीक है। शाहजहां को इस हीरे से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा। तो शाहजहां का अंत कैसे हुआ कि उसी के बेटे औरंगजेब ने उसे जेल खाने में डलवा दिया। इतना बुरा अंत कि उसका जब मृत्यु हुई शाहजहां की तो उसके पास एक आदमी नहीं था, ना ही शाही तरीके से उसको दफनाया गया, ऐसे ही 2 लोग उठा के ले गए और ताजमहल में गाड़ आए। तो ये हीरा वाकई में शापित है, जिसके पास भी हीरा रहता है उसकी मृत्यु इसी तरीके से ही होती है। तो इसी वजह से संभवतः लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है कि शायद इसी वजह से बेमौत मारा गया शेरशाह सूरी। और जो इसके द्वारा अंतिम युद्ध है साथियों वो है कलिंजर का। तो अगर हम इसके हिसाब से इसका आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए कलिंजर, ठीक है। तो ये हुई आज की हमारी सीरीज साथियों। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, विश्वास मानिए अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, जीवन में सफल नहीं होगे, तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। और विश्वास मानना साथियों, बिना पैसे के आपकी कोई इज्जत नहीं है। ना रिश्तेदार इज्जत करेंगे, ना यार दोस्त इज्जत करेंगे, और तो और तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। उसको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ चाहिए आपसे वो है पैसा। घर वालों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैसा है, उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें पैसा चाहिए। आप अच्छी तैयारी नहीं करोगे, आप अगर गरीब हो तो कोई इज्जत नहीं करने वाला, ना तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना घर वाले इज्जत करेंगे, कोई इज्जत नहीं करेंगे। तो पैसा कमाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। सफल होइए, पैसा कमाइए और समाज में इज्जत प्राप्त करिए। आज के समय में इज्जत उसी की है जिसके पास पैसा है। आप गरीब हैं, आप कितने भी सज्जन हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। तो लाइफ में सफल होइए, तैयारी करिए, मेहनत करिए और पैसा कमाइए।
और इज्जत प्राप्त करें, सीधी सी बात। तो ये हुआ आज का हमारा सीरीज। उम्मीद करता हूँ इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो अगर एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।